जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो क्या ठंड का असर आप पे पड़ने लगा या अभी भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू लगातार ज़बरदस्त शानदार तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, ठंडी का असर अपने पे हावी नहीं होने देना है, क्योंकि जिस नौकरी की आप तलाश कर रहे हैं और जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं, उस विभाग के शेरों के लिए जिस दिन वो आप वर्दी धारण कर लेंगे, उसके बाद में क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या ठंडक, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको छू सके। तो अगर आप उस वर्दी के लायक अपने आप को बनाना चाहते हैं और आपको ये लग रहा है कि आप रियल में उसी वर्दी के लायक बने हैं, तो फिर अपने शरीर को भी उस वर्दी के लायक बनाइए अभी से, क्योंकि हम वही बन पाते हैं जो हम पहले से होते हैं। यदि आप बॉर्डर पे खड़े होने के लायक हैं तभी आपको वर्दी मिलेगी, और बॉर्डर पे वही खड़ा हो सकता है जिसका शरीर फौलाद होगा, लोहे की तरह मजबूत होगा, जिसका शरीर जो कोमल होगा, जिसको ठंडी सताएगी, जिसको गर्मी लगेगी, ठीक है, जिसको धूप से परेशानी होगी, जिसको कोहरे से दिक्कत होगी, वो फिर फौज की नौकरी के लिए नहीं बना हुआ है, तो वो किसी दूसरे विभाग में जा सकता है। और यदि आप एसएससी जीडी या पुलिस जैसे फोर्स के डिपार्टमेंट के लिए बने हुए हैं, तो फिर आपको ठंडी, गर्मी, सर्दी, धूप, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर सके, और इनमें से किसी से भी परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों, हम कर रहे थे परसेंटेज, और उसी परसेंटेज में हमने बहुत ही शानदार तरीके से अपने 50 प्रश्नों को कर लिया था। आज भी मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ, एक नए तरीके से, एक नया टाइप है जिसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट को आज सीखेंगे। तो जल्दी से अपनी कॉपी, अपने नोटबुक, पेन को तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि आज जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो अपने आप में एक ज़बरदस्त है। और आज की क्लास के बाद में जितनी भी अगली क्लासें होंगी परसेंटेज से रिलेटेड, उसमें हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ठीक है, तो यानी कि आज तक हम परसेंटेज सारा खत्म कर चुके होंगे, जितने भी टाइप हैं उन सभी को हम आज पढ़ चुके होंगे। अगली क्लास के बाद में जितने भी क्लासें होंगी उसमें हम टाइप को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनको पढ़ेंगे जिनको पेपर में पूछा गया है, जो सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम एसएससी जीडी के किसी भी पेपर में जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम करेंगे अगली क्लास से। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही शानदार प्रश्नों को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 50 प्रश्नों को हमने कर लिया था, आज हम करेंगे 51 प्रश्न से। तो क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, और क्लास अच्छी लगेगी तो इसको शेयर जरूर करिएगा सभी बच्चों के पास, ताकि सभी बच्चे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जरूर सीखें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम इसके पहली क्लास में चुनाव से संबंधित हमने कुछ प्रश्नों को किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि दो व्यक्ति हैं जो चुनाव में प्रतिभाग करते हैं, उसमें से एक व्यक्ति जीत जाता है और उसको कुछ इतने प्रतिशत वोट मिलते हैं, फिर हमको ये पता था कि वो इतने वोटों से जीत गया। कुछ इस तरीके के प्रश्नों को हमने किया था। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि चुनाव से संबंधित ही होंगे, लेकिन इनमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी वोट होते हैं जो अवैध हो जाते हैं, इनवैलिड जिनको हम कहते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने अगर वोट कभी डाला होगा, जिसकी एज 18 प्लस होगी, और अगर आपने वोट कभी दिया होगा या आपके घर में कभी किसी ने वोट दिया होगा, जब भी देने जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा होता है कि एक वोट हमारा खराब हो गया। ठीक है, तो वो जो वोट खराब हो जाते हैं, खराब होने का मतलब ये है कि बैलेट पेपर पे जब वोट होता है तो जिस निशान पे हमको डालना चाहिए, अगर वो मुहर उस निशान पे ना लग करके कहीं अलग जगह पे लग जाती है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि जो वो वोट है वो क्या है, इनवैलिड हो जाता है। तो बात ये है कि हमारे पास जो वोटर होते हैं टोटल, ठीक है, हमारे पास जो टोटल वोटर होते हैं वो तो 100% ही होते हैं, बातों को समझना। और जो वोट इनवैलिड हो जाता है वो कहीं और से नहीं आते हैं, वो इन्हीं में से वोट अवैध हो जाते हैं। इनवैलिड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अवैध हो जाते हैं, जो माने नहीं हैं। तो इन्हीं में से वो वोट अवैध हो जाते हैं। कि अब मान लो 20% वोट अवैध हो गया, तो 20% वोट अगर अवैध हो गए तो यहाँ पर वोट कितने बचे, 80%। अब 80% में दो व्यक्ति होंगे, ठीक है, अब इन दोनों को कुछ परसेंट मिला होगा, एक को मान लो 60% मिल गया और दूसरे को मान लो 40% मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 60% मिलेगा, 60% 60 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 60% इसका नहीं निकाला जाएगा, 60% इसका निकाला जाएगा, तो कितना होगा, 8 छाक 48,
यानी हमें कह सकते हैं कि 48 वोट मिलेंगे उसको जो जीतेगा। अब बचेगा कितना हमारे पास, तो दो बातें हैं, या तो 80 का 40% निकाल लो या 80 में से 48 घटा दो, क्योंकि ये जो 80% है वो तो इस 100 का है और 100 का 80% खुद में 80 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 वोट। ठीक है, यानी हारे वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले होंगे, 32 वोट मिले होंगे। तो इस तरीके से उन चीज़ों को हम कर रहे होंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं अपने प्रश्नों को और शुरू करते हैं आज की क्लास को शानदार और ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ये चुनाव का एक टाइप ये भी था जिसमें मत अवैध हो जाते थे, इनको हम पहले देख लेते हैं और इसके बाद में हम अपने अगले टाइप की तरफ चलेंगे, अगले तरीके के प्रश्नों की तरफ चलेंगे जो कि बहुत ही शानदार होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 51 देखिए क्या है। सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में कुल मत के 30% मत अवैध हो गए। तो हम सीधी सीधी बात समझते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो वोट थे वो 100% थे, इसमें से 30% जो मत हैं वो अवैध हो जाते हैं। 30% मत क्या हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं। तो हमारे पास जो मत बचेंगे वो बचेंगे 70% मत बचेंगे, और ये जो 70% मत हैं ये वैध हैं। वैध का मतलब है ये सही हैं। ठीक है, ऐसे ही हमको चीज़ें करनी है। क्लियर है, इस 30% को हमने घटा दिया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि वैध मतों का 40% मत आप पार्टी को मिला तथा बीजेपी 70,000 मतों से जीत गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं वैध मतों में एक आप पार्टी है, ठीक है, एक आप पार्टी है और एक बीजेपी है, एक आप पार्टी है और एक बीजेपी है। हालांकि यहाँ पर पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ये बस ऐसे ही ले लिया गया है। तो वैध मत कितने थे, 70% थे। इसमें एक आप पार्टी है और इस आप पार्टी को 40% वोट मिले हुए हैं। तब जो बीजेपी है वो 70,000 वोटों से जीत गई। समझो, अगर इसको 40% वोट मिले तो मेरे हिसाब से इसको 60% वोट मिला होगा। अभी 40% और 60% इनका हम अंतर 20 नहीं लेंगे। यहाँ पर समझना क्या होगा, पहली बात इस 70 का 40% निकालो तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी इनको 28 वोट मिले होंगे और इनको मिले होंगे 42 वोट। बातों को समझना, ठीक है, 7 छाक 42। आप पार्टी को 28 वोट मिले और बीजेपी को मिले 42 वोट। ठीक है, चाहो तो इनको काट सकते हो, 14 दूना कितना हो जाएगा 28 और 14 तिया कितना हो जाएगा 42। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, और ये जो 1 है वो 70,000 के बराबर है। किसके बराबर है, 70,000 के बराबर है, ऐसा प्रश्न ने कहा है। क्यों बराबर है, समझो भाई, ये बीजेपी है, बीजेपी को 3 वोट मिले और आप पार्टी को 2 वोट मिले। बात समझ में आ गई, बीजेपी को 3 वोट मिले और आप पार्टी को 2 वोट मिले। प्रश्न ने ये कहा है कि बीजेपी 70,000 वोटों से जीत गई, मतलब कि बीजेपी को आपसे कितने ज़्यादा वोट मिले, तो 1 वोट ज़्यादा मिले। मेरे हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से 70,000 वोट ज़्यादा मिले, तो हमें कह सकते हैं कि जो हमारा 1 वोट है वही प्रश्न के हिसाब से 70,000 वोटों के बराबर है। क्लियर है, प्रश्न पूछ क्या रहा है कि कुल अवैध मतों की संख्या ज्ञात करो। बात समझिएगा, प्रश्न ने क्या पूछा है कि कुल अवैध मत कितने थे। तो अवैध मतों को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले कुल मतों को जानना पड़ेगा, और कुल मत हमें तब पता चलेंगे जब हमें 100% की वैल्यू पता होगी, और फिर उसका हम क्या करने वाले हैं, 30% निकालेंगे और हमको पता चल जाएगा कि कुल अवैध मत कितने थे। क्लियर है, तो ये तो आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1 यूनिट की वैल्यू है तो हमारे पास कुल वोट कितने हैं। अब यहाँ पर चीज़ों को समझना थोड़ा सा, हम यहाँ पर 100% डायरेक्टली नहीं ले सकते, 100% नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखना, क्योंकि हमने इनको काट लिया है। यहाँ पर जब 1 बराबर है 70,000 के, तो कुल वैध मत कितने हैं, कुल, सबसे पहली बात कुल वैध मत हम निकालते हैं, तो जो कुल वैध मत आएगा ये हो जाएगा 5 यूनिट होगा। भाई 3 और 2 5, यही तो कुल वैध मत हैं। भाई ये 60% और 40% यही तो वैध मत है। तो ये जो 5 यूनिट है ये कुल वैध मत है। तो 5 को 70,000 से गुणा करा दो तो 7/5 कितना हो जाएगा 35 और फिर 4 0। क्लियर है, तो ये बातें समझ में आ गई। तो ये है कुल वैध मत।
ठीक है, कुल कितने हैं, ये वैध मत हैं। और ये जो 5 है, समझना बातों को, ये जो 5 है ये 70% के बराबर है। वैध मत कुल कितने हैं, 70% हैं। तो ये जो 5 है, चाहे वो तो 5 बराबर इतना लिख लो, या इसको 70% बराबर भी हम इतना ही लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 70% बराबर भी लिख सकते हैं। अब समझो, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 7 पजे कितना हो जाएगा, 35, ठीक है, और 3 जीरो, ये बात समझ में आ गई, 5000, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये 1% के बराबर निकला। ये किसके बराबर निकला, 1% के बराबर निकला। लेकिन प्रश्न ने हमसे क्या पूछा है, अवैध मतों की संख्या। तो भैया जो अवैध मत हैं वो कितने प्रतिशत हैं, अवैध मत हैं 30% के बराबर। तो 30% किसके बराबर हो जाएगा, 1% बराबर 5000। तो 30 से हम क्या करेंगे, इसको गुणा करा देंगे, ठीक है। 30 से हम इसको क्या करने वाले हैं, गुणा करा दो, 5 तियाँ हो जाएगा 15, 2 3 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख वोट अवैध हो गए। कितने हो गए, 1.5 लाख वोट अवैध हो गए। तो 15 के बाद में 4 जीरो, ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दिया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें समझ में आ गई। देखो क्या था कि हमने इनको यहाँ पर छोटा कर लिया, अगर आप चाहते तो छोटा करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे हमने क्या किया, इनको भी काट लिया। अगर आप नहीं काटना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, हम सीधे 42 का और 28 का अंतर ले लेते। तो 42 और 28 का जब हम अंतर लेते तो कितना आ जाता, 14 आ जाता, ठीक है। और फिर 14 की वैल्यू इतनी हो जाती, तो वहाँ से 1 की वैल्यू भी हम निकाल सकते थे, फिर 70 की वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब हमने छोटा कर लिया तो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ा, और जब हमें डिवाइड नहीं करना पड़ा तो फिर हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना हम कर लेंगे। बहुत ही शानदार था, कोई कैलकुलेशन बड़ी नहीं है इसमें, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को करने में समय नहीं लगेगा, बस आपको चीज़ें क्या है समझानी थी और आप चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने अवैध मतों को कहा, प्रश्न ये नहीं पूछता, प्रश्न सीधे पूछता है कि वैध मतों की संख्या बताओ। हम सीधे सीधे क्या करते हैं, या कुल कितने मत थे ये पूछ लेता है। तो वो जो भी कुछ पूछेगा हम सभी चीज़ों को बता देंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल था जो चुनाव से संबंधित एक और टाइप होता है जिसमें वैध और मत अवैध भी हो जाते हैं। इसके बाद में हम चलेंगे अपने अगले टाइप पे, ठीक है। अगले टाइप पे चलेंगे, और जो प्रश्न अब मैं आपको कराने वाला हूं बहुत ही शानदार हैं। और एक बात और बता दूं, अभी जो मैं आपको कराने वाला हूं इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, जब आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे होती है मैथ की पढ़ाई, ठीक है। तो चलिए फिर हम देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 52 को कि क्या कह रहा है। तो 52 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक परीक्षा में 250 प्रश्न थे। सवाल को बेहतरीन तरीके से समझो पहले, फिर मैं आपको इसको खत्म करने का एक बहुत शानदार तरीका बताता हूं। क्या है, एक परीक्षा में 250 प्रश्न थे, पहले 125 प्रश्नों में 40% अंक किए, अगले 125 सवालों में कितना सही हल किया जाए कि उसे परीक्षा में 60% अंक प्राप्त हो, ठीक है। सवाल को समझो भाई, उसके पास 250 अंक हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो जो परीक्षा है वो 2 पार्टों में डिवाइड है, 125 और 125 कुल मिलाकर के हो जाएगा 250, ठीक है। समझते हैं सवालों को आराम से। इनको अगर हम काट लें तो 1:1:2 आएगा ऐसे करके, ठीक है। बात भाई समझ में आ गई ना, 1, 1 और 2 ऐसे आएगा। अब सवाल ये पूछ रहा है कि जो पहला पेपर उन्होंने दिया 125 प्रश्न का, इसमें उनको मिले 40%। कितने प्रतिशत मिले, 40% अंक मिले। लेकिन बात यह है कि वो उसको पूरे पेपर में 60% अंक चाहिए। उसको पूरे पेपर में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 60% अंक चाहिए, ठीक है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से मैं आपको ये समझाऊंगा तो उसको हमें पहले समझना भी है, ठीक है। क्या आखिर में हो पाता है यहां पर समझो। हमें क्या है, पेपर जो हमारा था, जैसे ऐसे समझ लो कि पेपर होता है प्री और मेंस होता है। तो प्री में उसको 40% मिले, लेकिन उसको सिलेक्शन के लिए 60% चाहिए, तो मेंस में उसको कितना ज़्यादा करना पड़ेगा भाई। जितना इसने कम किया है पहले पेपर में, प्री में,
मेंस में जब उतना ज़्यादा स्कोर करेगा तभी तो उसका एवरेज 60 निकलेगा। तो अब बात यह है कि मेंस में हम कितना ज़्यादा करें, क्या यहाँ पर 20% कम किया तो वही 20% यहाँ पर बढ़ा ले, या फिर कुछ और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या सेम है। अगर प्रश्नों की संख्या अलग हो जाएगी फिर तो और समस्या हो जाएगी। तो इस तरीके के भी प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, उसको समझिएगा। बात यह है कि अगर हमें फाइनल में 60% चाहिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। अगर हमें फाइनल में 60% मार्क्स चाहिए तो क्या हम ये मान लें कि हमारे जितने भी पेपर हुए हैं सब में 60% अगर आ जाते, बातों को समझना मेरे, ठीक है। अगर हमें हमारे लास्ट यानी कि पूरा एग्ज़ाम होने के बाद में ओवरऑल अगर हमें 60% मार्क चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी पेपर हुए उन सब में अगर 60% आए होते तो हमें 60% अंक मिल जाता ओवरऑल। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है, शाबाश। अब क्या करना है, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। तो फिर हुआ क्या, इस एक में ऐसा समझ लो ये एक आदमी है, इस एक आदमी ने क्या किया, 40% ही मार्क निकाले। तो भैया ये कितना कम किया इसने, 20% कम किया इसने। बात समझ में आ रही है? इसको घटा दो, 20% मार्क ये कम लेकर के आया। कई आदमी? एक आदमी। अगर यहाँ पर 2 होते तो 2 आदमी 20% कम लेकर के आते तो हम इसको 40 करते, 2 से गुणा करते। यानी कि एक आदमी था, इसको 60 रुपये मिलने थे, लेकिन उसने क्या किया, उसने 40 रुपये ले लिए केवल। ऐसे समझना है, इसको 60 रुपये चाहिए थे लेकिन इसने क्या किया, 40 रुपये केवल लिए। तो इसके हिस्से का जो 20 रुपये है उसको कोई और ले रहा होगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो 60 ही है। ओवरऑल कितना है, 60 है। भाई एक एक ही तो है। ये 2 ने क्या किया, 60 दे दिया, मतलब 60 2 जगहों पे इन्होंने दिया, 120 रुपये दिए। 120 रुपये को कहा कि इन दोनों में बांट दो, तो 60 बांटने थे। लेकिन क्या हुआ, इसको दिया गया तो इसके पास 40 ही पहुंचे, लेकिन इसको तो लगा कि हमने 60 दोनों को दिया है, क्योंकि इसको वापस पैसे नहीं मिले। अब क्या होगा, अगर इसको 40 ही मिले हैं तो इसको कम कितना मिला, 20 रुपये कम मिला। वो 20 रुपये अगर इसके पास वापस नहीं गए तो श्योर है कि इन्हीं दोनों में से किसी ने ले लिया होगा। तो इस 20 रुपये को इसने ले लिए। और यहाँ पर कितने लोग हैं, अकेला है, तो अकेला ही वो 20 रुपये ले लेगा, ठीक है। तो कुल कितना हो जाएगा, 80%। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले एग्ज़ाम में जिसमें प्रश्नों की संख्या 125 है उसमें उसको 80% स्कोर करना होगा। और 80% हमारा ऑप्शन बी है जो सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या है, बी है जो सही हो जाएगा। कितना शानदार था। कुछ नहीं करना है, ऐसी चीज़ें दी जाएंगी, हमको उनका अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, और चीज़ों को ऐसे कर लेना है जैसे मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। अब इस प्रश्न को करने के बाद में जब आप अगला प्रश्न देखोगे तो वहां पर गलती करने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हैं। कैसे प्रबल हैं, देखिए क्या है कि यहाँ पर जो 1 था यहाँ भी 1 था। अगर यहाँ पर 2 होता, यहाँ मतलब इन दोनों की जो डिजिट्स हैं वो अगर अलग अलग होती तो आप श्योर है गलती करोगे इस तरीके से। इस सवाल को देखने के बाद में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, लेकिन आसान है जब आप चीज़ों को समझ जाओगे। तो इसमें ये पहला था, आसान सा था, आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि उसमें क्या होगा और कितनी समस्याएं एग्जामिनर इस तरीके के सवालों में पैदा कर सकता है, ठीक है। तो जितनी भी समस्याएं इसमें हो सकती हैं उन सभी समस्याओं से हम अभी निपट लेते हैं ताकि हम युद्ध के लिए तैयार हो सके बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न संख्या 53 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। सवाल है, 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रथम, ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है, वो चीज़ें हमें समझनी है। सवाल कह रहा है कि 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रथम 60 प्रश्नों में 75% सही हल किया, ठीक है। बाकी बचे प्रश्नों में से कितना सही हल करे ताकि उसे पूरी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त हो। बहुत शानदार, समझते हैं। देखो 80 प्रश्न, उसके पास कुल कितने प्रश्न थे, तो हम कह सकते हैं 80। उसमें से
दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो 60 प्रश्न उसने किए, तो श्योर है कि जो दूसरी बार वो करेगा या जो दूसरा पेपर होगा वो 20 प्रश्नों का होगा, तभी तो कुल मिलाकर के 80 होंगे। इनका अगर हम मतलब काट पीट लेते हैं इनको, ठीक, अनुपात ले लेते हैं, तो 20 तियां 60 और 20 एकम 20 और 20 चौके कितना हो जाएगा 80, भाई 3 और 1 कुल मिला के हो गया 4। अब सवाल क्या कह रहा है कि उसको ओवरऑल 80% मार्क चाहिए, तो हम ये मान लेते हैं कि उसको 80% फाइनल में चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा तरीका है समझने का, ठीक है, देखो भाई जो मैथ है और खास करके किसी भी एग्ज़ाम जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, इसकी जो मैथ होती है, इसका जो मेन रीज़न है वो है बस दिमाग का, समझने का। अगर आपको सवाल समझ में आ गया, आप जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, भाई कोई मैथ पढ़ करके उसमें स्ट्रांग वो कैसे हो जाता है। आपकी मैथ कमज़ोर है, किसी को मैथ समझ में आती है, जब आप उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि यार इसको मैथ इतनी बढ़िया समझ में कैसे आती है। लेकिन सोचो कि आपको भी कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा जो आपको समझ में आता है। जैसे मेरा कोई सब्जेक्ट है जो वीक है मान लो, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये बंदा जो है इसको ये सब्जेक्ट इतना बढ़िया तरीके से समझ में आता है, कैसे आता है, मुझे क्यों नहीं समझ में आता। और मुझे मैथ समझ में आती है, सामने वाले को मैथ नहीं आता, तो वो भी ये सोच रहा होगा कि यार इसको मैथ समझ में क्यों आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, बात ये है कि जो चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं उनकी कहानी को जब हम समझने लगते हैं तो चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं, और वही चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। और एक बात बता दूं, ये मिथ होता है ऐसा कि मैथ हार्ड होती है और ये चीज़ आसान होती है, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। दुनिया में कुछ भी हार्ड नहीं है और दुनिया में कुछ भी इजी नहीं है। वो सारी चीज़ें हार्ड हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, और वो सारी चीज़ें इजी हैं जो हमें समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को करने का मतलब ये नहीं है कि हमें प्रश्न के तरीके को समझ करके और बस कर देना, नहीं। प्रश्न में दरअसल होता क्या है, जैसे मैं आपको जो समझाता हूँ कि 80 यहाँ पर चाहिए, 80 यहाँ भी चाहिए, ठीक है, ये दरअसल क्यों चाहिए और ऐसा क्यों हो पाता है, इस चीज को जब आप समझ लोगे तो इस तरीके के प्रश्न जहां भी होंगे, पहली बात तो आप इस प्रश्न को गलत नहीं करोगे, और दूसरी बात, जो एक टीचर होता है वो एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकता है, वो क्रिएटिविटी भी आपके अंदर धीरे धीरे जन्म लेने लगेगी, और जिस दिन क्रिएटिविटी आपके अंदर आने लगेगी मैथ की, उस दिन आप मैथ को सीखने लगोगे और सीख जाओगे शानदार तरीके से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। प्रश्न ने ये कहा कि उसका जो फाइनल एग्जाम है उसमें उसको 80% चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि उसने जितने भी एग्जाम दिए फाइनल तक पहुंचने के लिए, अगर सब में उसको 80% मार्क्स मिले होते तो फाइनल में भी उसको 80% मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर में 80% मिल गया, सेकेंड ईयर में 80% मिल गया और थर्ड ईयर में 80% मिल गया, तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 80% का ही आएगा। क्लियर है? तो वही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ कि जो 60 प्रश्नों का एक पेपर था, इसमें उस बंदे को 75% नंबर मिले। तो मैं ऐसा कह लूं कि इसको, ये जो 3 व्यक्ति हैं, इन तीनों व्यक्तियों को 80-80 रुपए रखने थे, लेकिन इन तीनों ने क्या किया, 75-75 रुपए रखे। 75% 3 में है, मतलब तीनों ने 75-75% रखे। तो इन तीनों ने 5-5 रुपए कम रखे कि नहीं रखे? कितना आएगा घटाने पर? 5। लेकिन कितने लोग हैं, जितना होगा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 कह सकते हैं, ठीक है। मतलब तीनों लोगों ने मिलाकर के 15% की कमी कर दी अपने पास। अब ये जो इन तीनों ने जो 15% मार्क्स कम लिए, इनके हिस्से का मार्क नंबर किसी न किसी को तो लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं लाएगा तो ओवरऑल 80% नहीं पूरा हो पाएगा। अब ये जो 15% मार्क है उसको कौन लेके आएगा यहाँ पर? अब यहाँ पर कितने लोग हैं? बेचारा अकेला है, तो इस अकेले को ये 15 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर ये अकेला नहीं होता, 2 लोग होते, 3 लोग होते, 4 लोग होते, तो इस 15 को उन सब में हम डिवाइड कर देते, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति के पास 5 की कमी थी, तीनों के पास तो मिला के 15 हो गया, लेकिन उस 15 को यहाँ पर इसको अकेले लेना पड़ेगा।
तो ये 15%, इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 80 और 15 95%। तो हम ये कह सकते हैं यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 95% नंबर उसको बाकी बचे हुए 20 प्रश्नों में लाने हैं और 95 हमारा ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूं और आपको चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या हम अपनी उम्मीद पे खरे उतर रहे हैं, यानी कि मेरा जो एम है आपको समझाना, क्या वो मैं आपको समझा पा रहा हूं। यदि कोई भी कमी रह रही है समझाने में या आपको समझ में नहीं चीज़ें आ रही हैं तो ज़रूर पूछा करिए। ठीक है, आप पूछेंगे नहीं तो फिर दिक्कत नहीं होगी और जब आप नहीं पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपको समझाने में सफल हो पा रहा हूं। आपके अंदर से जो मैथ का डर है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर बहुत शानदार हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, बहुत ही शानदार था। अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं कि वो क्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 54। ठीक है, तो प्रश्न है, देखते हैं कि क्या कह रहा है। नंबर 54 का प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति रुपये 13,500 आय में से रुपये 9,000 व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, सवाल को समझते हैं और देखते हैं क्या होगा। देखो, एक बात समझो कि अगर हम यहाँ पर आय लिख लें, ठीक है, तो आय में से जब हम व्यय को घटाएंगे तभी तो हमें बचत मिलेगा। क्या ये बातें समझ में आ गई? भाई, जितना रुपया हम कमाते हैं उसमें से उस पैसे को घटा दो जो हमने खर्चा कर लिया तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि कितना पैसा हम बचा रहे हैं। आय हमारे पास जो है वो है 13,500 रुपये और जो हम खर्चा करते हैं वो है 9,000 रुपये। अब मुझे बताओ कि जो बचा हमारे पास वो कितना बचेगा। तो हम कह सकते हैं 4,500 रुपये यहाँ पर बचेगा। कितना बचेगा? 4,500 रुपये बचेगा। इस सवाल को हम यहीं से लगा सकते हैं अगर चाहें, लेकिन हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा आसान बनाएंगे। तो आसान कैसे बनाते हैं, देखो, इनको सबसे पहली बात 45 से काट दो। तो 45 से जब ये कटेगा तो 45 एकम 45 और ये 2 जीरो उतार लो। 45 दूना 90 और 2 जीरो उतार लो और 45 तियाँ कितना होता है 135 और 2 जीरो उतार लो। अभी भी चीज़ें अपने रेशियो में हैं। 300 में से जब 200 चला जाएगा तो 100 बचेगा। अब यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि यदि उसकी आय में 13% की वृद्धि कर दी जाए। समझो, ये आय है, इसमें अगर 13% की वृद्धि हो जाती है और जो उसका व्यय है उसके व्यय में अगर 9% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बचत में क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज़ें हमको समझनी है। तो देखो, 300 का 13% क्या होगा? 39। 300 का 13% क्या होगा? 39 होगा। तो मुझे एक बात बताओ, आय में जब 13% की वृद्धि होगी तो हम ये कह सकते हैं कि 39 रुपये बढ़ेंगे। यानी उस समय जो हमारी आय होगी, उस समय जो हमारी आय होगी वो 339 रुपये हो जाएगी, ऐसे समझो। उसके बाद में 200 रुपये का अगर हम 9% निकालते हैं तो ये 18 आएगा। उस सिचुएशन में जो हमारा व्यय हो जाएगा वो हो जाएगा 218 रुपये। ये क्या होगा? हमारा व्यय हो जाएगा। क्लियर है? तब हमारा जो बचत है वो कितना बढ़ेगा? जो हमारा बचत है वो कितना बढ़ेगा? तो समझो, अब हमारी आय कितनी है? 339 रुपये। हमारा जो व्यय है वो है 218 रुपये। तो 339 में से 218 को घटा दो, 9 से 8 निकल जाएगा तो 1 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि हमारी जो बचत है वो अब 121 रुपये है। प्रश्न ने ये पूछा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बात हमको बतानी है। तो मुझे बताओ कि पहले हमारी जो बचत थी वो 100 रुपये थी। 100 से चीज़ें कितनी हो गई? 121 हो गई। 100 पे ही प्रतिशत निकालते हैं तो यहाँ पर जो बचत का वृद्धि प्रतिशत आएगा, बचत का जो वृद्धि प्रतिशत आएगा तो कितना आएगा भैया? मेरे हिसाब से बचत का वृद्धि प्रतिशत आएगा 21%।
यानी कि उसके बचत में 21% की वृद्धि हो जाएगी और हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है? तो आज हम इन्हीं प्रश्नों को करेंगे, ठीक है, और इसी के साथ में आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि क्लास जितने भी मिनट की होनी चाहिए मेरे हिसाब से वो समय यहाँ पर समाप्त हो रहा होगा। तो क्वेश्चंस हमने वाकई कम किए हैं आज की क्लास में, लेकिन कॉन्सेप्ट जो था वो मुझे समझाना था, इसलिए प्रश्न क्या है थोड़े से हम कम कर पाए हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने प्रश्नों को हमने आज कम किया हुआ है अगली क्लास में हम इनको कवर अप जरूर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगली क्लास में मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं प्रश्न आपके सामने रखूंगा आप क्या करेंगे, उनको बिल्कुल तुरंत लगा लेंगे, ठीक है। तो आज के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए और जो भी तरीका मैंने आपको बताया आज के प्रश्नों को लगाने का, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी बच्चों के पास में। यदि कोई भी दिक्कत अभी भी रह गई इस कॉन्सेप्ट में, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि कल की क्लास में इसको अच्छे से क्लियर किया जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं बेहतरीन प्रश्न जो अभी भी बचे हुए हैं इसी कॉन्सेप्ट से और अगले कॉन्सेप्ट से भी, मतलब जो अगला टाइप भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं वहां से, और PYQ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वाला का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद।